नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए स्वागत है आपका आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन क्लासेस काशीपुर पर। तो जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम उत्तराखंड क्लर्क का जो पेपर होने वाला है 19 जनवरी को, उसमें आने वाले हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। और हम इसी क्रम में जो हमारी 3 वीडियो है हमने डाल दी हैं और ये हमारी चौथी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जो कि आपके उत्तराखंड आयोग के द्वारा जो उसका सिलेबस है उसके पर आधारित ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी के जो लोकोक्तियां हैं और जो शब्द हैं जो आयोग के द्वारा हिंदी के भाग में ही दिए जा रहे हैं, हम उन पर भी इसी वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, तली ढुंग माथी पाथर लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है पहला, आभा में समय, दूसरा है लाभ होना, तीसरा है कोई लाभ ना होना, चौथा है परेशान रहना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लोकोक्ति का थोड़ा सा अर्थ निकालने की कोशिश यहाँ पर हम करते हैं। देखेंगे दोस्तों, तली की बात चल रही है। तली किसे कहते हैं दोस्तों? तो तली का अर्थ होता है नीचे। क्या अर्थ होता है दोस्तों? नीचे। डुंग, डुंग को आप जानते हैं दोस्तों, डुंग कहते हैं पत्थर को। किसे कहते हैं दोस्तों? पत्थर। माथी किसे कहते हैं दोस्तों? माथी कहते हैं दोस्तों माथा या शीर्ष, माथा या शीर्ष। और पाथर कहते हैं दोस्तों पत्थर जैसा ही होता है, जो बड़ा पत्थर होता है या पत्थर से बनी हुई कोई वस्तु। जैसे आपने देखा होगा जो पहले झोपड़ियां बनती थी या घर बनते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, उन्हें कहते हैं दोस्तों पाथर। ठीक है दोस्तों, इन्हें पाटल भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लोकोक्ति है हमारी ताली ढुंग माथी पाथर, मतलब नीचे पाथर और शीर्ष पर भी पाथर। तो दोस्तों नीचे से लेकर ऊपर तक पत्थर ही है, मतलब एक जैसा है। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों कोई लाभ ना होना। जब नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही समान है तो दोस्तों उसका कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खीर को गढ़वाली में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, खीर को हम गढ़वाली में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारा, पहला खीर, दूसरा है तस्मे, तीसरा है छीर और चौथा है दूध भात। ठीक है दोस्तों, तो इस 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इसमें बात चली है गढ़वाली की। तो दोस्तों खीर को गढ़वाली में जो कहा जाता है दोस्तों वो हम कहते हैं तस्मे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खीर को गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? तस्मे कहा जाता है। अब बात पूछी जाती है कि जो यहाँ पर तो हमने गढ़वाली के बारे में बात की है, और पूछ लिया जाता है कुमाऊनी में, कुमाऊनी में खीर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो खीर को खीर ही कहा जाता है दोस्तों, किसमें? कुमाऊनी में। ठीक है दोस्तों, कुमाऊनी में हम क्या कहते हैं? खीर को खीर ही कहते हैं। और तस्मे किसमें कहते हैं दोस्तों? गढ़वाली में कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसमें कहते हैं? गढ़वाली में। और खीर को शीर किसमें कहते हैं दोस्तों? तो ये शीर जो है खीर का तत्सम शब्द दोस्तों। क्या है? तत्सम शब्द यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो खीर को गढ़वाली भाषा में क्या कहेंगे? तस्मे कहेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्यावे की जे बुद्धि स्यू जे तारण लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है दोस्तों, पहला है ऑप्शन है योग्य होना, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बुद्धि तेज होना, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि मंद बुद्धि होना और चौथा ऑप्शन है सब एक जैसा होना। ठीक है दोस्तों, चलिए लोकोक्ति का थोड़ा सा अर्थ निकालने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। स्यावे की जो होता है दोस्तों, स्यावे की बोला जाता है सियार को। ठीक है दोस्तों, एक जानवर है जो उसे क्या कहते हैं? सियार कहते हैं। तो स्यावे की शब्द प्रयोग किया जाता है सियार के लिए। अब जे की बात की गई है, उस जे की मतलब की। ठीक है दोस्तों, बुद्धि का अर्थ आता है बुद्धि। ठीक है दोस्तों, बुद्धि। और जे का अर्थ था सी या से, तो सियार सी बुद्धि। और सियू कहते हैं दोस्तों शेर को। किसे कहते हैं दोस्तों? शेर को। जे का अर्थ होता है सा। ठीक है दोस्तों, जे का सी या सा। और तारण का अर्थ होता है दोस्तों बल। ठीक है दोस्तों, बल। तो सियार सी बुद्धि मतलब सियार के जैसी बुद्धि और शेर के जैसा बल, इन दोनों से युक्त जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा दोस्तों? पूरी तरीके से मजबूत होगा, पूरी तरीके से योग्य होगा। तो इस जो लोकोक्ति का अर्थ बनेगा दोस्तों वो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, योग्य होना। तो स्यावे की जे बुद्धि स्यू जे
तारण। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों? योग्य होना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माता को गढ़वाली बोली में कहा जाता है। माता को गढ़वाली बोली में क्या कहते हैं दोस्तों? देखते हैं। पहला ऑप्शन है इज, दूसरा है मैं, तीसरा है मातु और चौथा है बई। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, माता को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गढ़वाली में कहते हैं दोस्तों मैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, गढ़वाली में जो माता को कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है बई। क्या कहा जाता है दोस्तों? बई। अब बात आती है कि गढ़वाली में तो माता को बई कहते हैं, तो कुमाऊनी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो कुमाऊनी में दोस्तों माता को कहा जाता है ईजा। क्या कहा जाता है दोस्तों? ईजा कहा जाता है। किसमें? कुमाऊनी में। तो यहाँ पर ईजा तो है नहीं, ये जो इज है दोस्तों, ये किससे संबंध रखता है? यहाँ पर ईजा से रखता है। तो इज या ईजा जो है हमारे किस भाषा में कहा जाता है? कुमाऊनी में कहा जाता है। और बात करते हैं मैं की, तो मैं भी जो है दोस्तों हमारा ईजा यानी कि कुमाऊनी में ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ईजा, इज या मैं, ये तीनों ही शब्द जो है माता के लिए कौन सी बोली में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? कुमाऊनी में प्रयोग किए जाते हैं। और जो बई है दोस्तों, ये किस में प्रयोग किया जाता है? तो बई प्रयोग किया जाता है दोस्तों गढ़वाली में। ठीक है दोस्तों, गढ़वाली में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेरी तोली त्यारे मुख में रोली। ठीक है दोस्तों, लोकोक्ति राज्य में किस अर्थ में प्रयोग की जाती है? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है फायदा पहुंचाने वाली वस्तु, दूसरा ऑप्शन है कृतज्ञ होना, तीसरा ऑप्शन है कृतज्ञ होना और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अभिज्ञ होना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस लोकोक्ति का थोड़ा सा अर्थ निकालने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। तो तेरी का अर्थ होता है दोस्तों तेरी। तेरी का अर्थ तेरी ही है, मतलब जिससे कोई वस्तु ली गई है उसी को वापस करना। ठीक है, तोली का अर्थ होता है दोस्तों फायदा। ठीक है, फायदा या जो आपने एहसान किया है दूसरे पर। त्यारे मतलब तुम्हें, मुख मतलब तुम्हारे मुंह पर ही, में का अर्थ होता है पर, और रोली मतलब उसको रौंदना। ठीक है, रोली का अर्थ क्या होगा दोस्तों? रौंदना। तो जो आपने अगर किसी का फायदा या भला किया है और वो आपके मुख पर ही यानी आपके मुंह के सामने ही उस चीज की वो सम्मान नहीं करता है, उसकी इज्जत नहीं करता है, आपके मुंह के सामने उसको रौंद देता है दोस्तों, तो हम क्या कहेंगे कि इसने एहसान हमारा नहीं माना है। और तो एहसान नहीं मानने वाला दोस्तों कौन होता है? कृतज्ञ होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है हमारा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो तेरी त्योली त्यारे मुख में रोली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कृतज्ञ होना होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेत और छाया। प्रेत और छाया रचना के लेखक का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, प्रेत और छाया के लेखक का क्या नाम है? चलिए ऑप्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों मुकुंद राम बड़थवाल। ठीक है दोस्तों, मुकुंद राम बड़थवाल। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों लीलाधर जगुड़ी। ठीक है दोस्तों, लीलाधर जगुड़ी। तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्र पांती और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इलाचंद्र जोशी। ठीक है दोस्तों, इलाचंद्र जोशी। तो ये जो प्रेत और छाया रचना है दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो है इलाचंद्र जोशी जी। ठीक है दोस्तों, इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा प्रेत और छाया रचना को लिखा गया है। अब चलिए इलाचंद्र जोशी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इलाचंद्र जोशी जो है, इनका जो जन्म है दोस्तों, इनका जन्म होता है 1902 में। ठीक है दोस्तों, 1902 में होता है। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था अल्मोड़ा में। कहाँ के निवासी थे? अल्मोड़ा के निवासी थे। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं जो हमारे पेपर्स में पूछी जाती रहती हैं, एग्जाम्स में आती रहती हैं, जो हमारी साहित्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो चलिए देखते हैं उनकी रचनाएं कौन सी हैं। तो इनकी रचनाएं हैं दोस्तों जहाज का पंछी। जहाज का पंछी। दूसरी रचना है दोस्तों पर्दे की रानी। ठीक है दोस्तों, पर्दे की रानी। तीसरी रचना है दोस्तों सन्यासी। ठीक है दोस्तों, सन्यासी। अगली रचना है दोस्तों घृणामयी। ठीक है दोस्तों, घृणामयी। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं दोस्तों जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती रहती हैं। तो प्रेत और छाया रचना जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? इलाचंद्र जोशी जी के द्वारा रचित है, लिखी गई है। इनका जो जन्म होता है कब होता है? 1902 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अल्मोड़ा में। और इनकी कुछ रचनाएं कौन कौन सी हैं महत्वपूर्ण? तो जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, सन्यासी और घृणामयी, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घूमते चेहरे किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, घूमते चेहरे किसकी रचना है? देखते हैं ऑप्शन।
चंद्र कुमार बड़थवाल, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों गिरीश तिवारी गिरदा, तो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बीरेन डंगवाल, और चौथा ऑप्शन है हरिदत्त भट्ट शैलेश। ठीक है दोस्तों, तो घूमते चेहरे जो रचना है दोस्तों ये लिखी गई है हरिदत्त भट्ट शैलेश के द्वारा, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हरिदत्त भट्ट शैलेश। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो हरिदत्त भट्ट शैलेश थे, ये जो निवासी थे हमारे वर्तमान जो जिला है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, रुद्रप्रयाग के निवासी थे और रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? रुद्रप्रयाग के भटवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ है दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ है 1926। ठीक है दोस्तों, 1926 में इनका जन्म हुआ है। और इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, जो पेपर हमारे एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इनकी रचना है दोस्तों शिखर और शिखर, शिखर और शिखर। ठीक है दोस्तों, अगली रचना है आगे और आगे। ठीक है दोस्तों, आगे और आगे। ठीक है दोस्तों, अगली रचना है अभियान और अभियान, अभियान और अभियान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है घाट घाट का पानी, घाट घाट का पानी। अगली रचना है दोस्तों मेरी सतरंगी 100 कहानियां, मेरी सतरंगी 100 कहानियां। तो ये दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो हरिदत्त भट्ट शैलेश जी ने जो है घूमते चेहरे रचना का जो है रचना की थी, और इनका जो जन्म हुआ था 1926 में होता है दोस्तों। कहाँ के निवासी थे? रुद्रप्रयाग के निवासी थे। कहाँ पे जन्म हुआ था? रुद्रप्रयाग में, भटवाड़ा गांव में हुआ था। तो इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं दोस्तों? शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, मेरी सतरंगी 100 कहानियां। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 343 का खा, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343 का का, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 344, चौथा ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 351। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके जो अनुच्छेद नंबर 343 के खामे जो है दोस्तों, यह बताया गया था कि संविधान लागू होने के बाद भी 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो है शासकीय कार्यों में किया जाता रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा पहला है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं जो बाकी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो 343 के काम में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों? तो इसमें हमारी हिंदी को राजभाषा बताया गया है दोस्तों। ठीक है, जो अनुच्छेद 343 का है ये क्या कहता है? तो ये राजभाषा के बारे में बताता है। और राजभाषा कौन सी है दोस्तों? हमारी हिंदी है। हिंदी को राजभाषा के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 343 का काम में किया गया है। आते हैं अनुच्छेद 344। 344 में क्या है दोस्तों? तो इसमें है राजभाषा आयोग। ठीक है दोस्तों, राजभाषा आयोग। और राजभाषा आयोग जो रचने की या फिर गठन करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है दोस्तों? राष्ट्रपति की होती है। आते हैं अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 क्या है दोस्तों? तो इसमें है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उल्लेख किया गया है दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार किया जाएगा या करेंगे हम, वो कौन से अनुच्छेद में आता है दोस्तों? अनुच्छेद 351 में आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है दोस्तों, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 2 और चौथा ऑप्शन है 5। ठीक है दोस्तों, तो हमारे अब यहाँ पर हिंदी की ध्वनियों के बारे में बात की गई है दोस्तों। तो हमारी हिंदी में ध्वनियां जो है उनकी संख्या जो है 3 बताई गई है। ठीक है दोस्तों, पर 3 हमारे यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो जहां पर 3 नहीं होता है दोस्तों, वहां पर जो आंसर लगे माना जाता है वो माना जाता है 2 को। ठीक है दोस्तों, तो आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो 2 ध्वनियां हैं दोस्तों किस आधार पर मानी जाती हैं? तो ये मानी जाती हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को 2 ध्वनियां मानकर जो आंसर है इसका दोस्तों 2 लगवा लिया जाता है कभी कभी आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राम कृपा भव निशा सिरानी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है पहला रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन है श्लेष अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा ऑप्शन है उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अलंकार को पहचानने से पहले थोड़ा सा शब्द जो हमारी लोकोक्ति है उसका अर्थ हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो राम का अर्थ तो दोस्तों राम ही होता है, कृपा का अर्थ होता है दोस्तों दया। ठीक है, दया या कृपा आप जानते ही हैं। और भाव का अर्थ होता है दोस्तों होना। क्या होता है दोस्तों? होना। निशा का अर्थ होता है दोस्तों रात, और सिरानी का अर्थ होता है दोस्तों फैलना। ठीक है दोस्तों, फैलना। तो राम कृपा होना या फिर राम की दया होना ऐसे है जैसे रात में अंधेरे का फैलना या फिर रात का फैलना। तो जैसे रात होते ही अंधेरा फैल जाता है, ऐसे ही जो है राम की कृपा जो है दोस्तों हो गई है। तो एक तरीके से जो राम की कृपा है उसको हमने रूप दिया है, किसका रूप दिया है दोस्तों? निशा यानी रात का रूप दिया है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा पंक्ति में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर पहला है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शासकीय पत्रों में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो शासकीय जो पत्र होते हैं उसमें पत्र संख्या होती है, तो पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? ऑप्शन है प्राप्तकर्ता का पद, दूसरा है दिनांक, तीसरा है प्रेषक पदाधिकारी का पदनाम, चौथा है सेवा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है जिसमें बताया गया है प्रेषक पदाधिकारी का पदनाम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो हमारा पत्र होता है दोस्तों, पत्र में जहां पर संख्या लिखी गई होती है, पत्र संख्या हमारी लिखी गई होती है, उसके ठीक नीचे जो है दोस्तों प्रेषक का पदनाम होता है दोस्तों। ठीक है, पदनाम और पता होता है दोस्तों। और प्रेषक किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रेषक होता है भेजने वाला, जो पत्र को भेज रहा है दोस्तों उसका पदनाम यहाँ पर लिखा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा या होता है? तो औपचारिक पत्रों में से कौन सा विकल्प इसमें नहीं होता है या उसका भाग नहीं है? चलिए चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा विषय, दूसरा ऑप्शन है अभिवादन, तीसरा है पता और चौथा है दोस्तों दिनांक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर है, अभिवादन। अभिवादन जो है दोस्तों औपचारिक पत्रों में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं दोस्तों? जो हमारे सरकारी कार्यालयों में या फिर विभागों में जो प्रयोग किए जाते हैं, ये जो शासन में प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं दोस्तों? औपचारिक पत्र हमारे कहलाते हैं। बात आती है अभिवादन। अभिवादन क्या होता है दोस्तों? तो अभिवादन होता है हमारा, जैसे हम कहते हैं अपने सगे संबंधी को जो पत्र लिखे जाते हैं तो उसमें कहा जाता है आदरणीय पिताजी, प्रिय मित्र। ठीक है, तो प्रिय मित्र और आदरणीय पिताजी, ये जो प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो शब्द आते हैं दोस्तों ये अभिवादन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि हम औपचारिक पत्रों में प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है दोस्तों, चलिए चेक करते हैं कौन सा है। ऑप्शन पहला है अली और अली। अली देखिए दोस्तों, छोटी की मात्रा वाला जो अली होता है उसका अर्थ होता है भौरा, और दूसरा जो अली होता है बड़ी की मात्रा वाला उसका अर्थ होता है सखी। तो इसका अर्थ बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला देखते हैं, अनिल और अनल। तो अनिल पे जिसपे छोटी की मात्रा आती है इसका अर्थ होता है दोस्तों हवा, और अनल का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? आग। इसके भी अर्थ जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। आते हैं जलज। जलज जो होता है दोस्तों कमल को कहते हैं, और जो जलद होता है दोस्तों वो समुद्र को नहीं कहते हैं। समुद्र किसे कहते हैं दोस्तों? जल निधि को कहते हैं। और जलद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बादल होता है। क्या होता है दोस्तों? बादल होता है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा दोस्तों सही शब्द युग्म में हमारा अर्थ को नहीं दर्शाता है, तो यही ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न शब्दों में से कौन सा तद्भव है? ठीक है दोस्तों, निम्न शब्दों में से कौन सा तद्भव है? पहला ऑप्शन है दोस्तों यौवन, दूसरा है जीव, तीसरा है निर्झर, चौथा है स्थान। ठीक है दोस्तों, यौवन, जीव, निर्झर और स्थान। तो हमने दोस्तों तत्सम तद्भव के बारे में हमने जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियो हैं उनमें सब में हमने जिक्र किया है। तो जो तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों कौन से होते हैं?
जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आम बोलचाल में जो प्रयोग होते हैं, प्रयोग होने वाले शब्द ये क्या होते हैं दोस्तों, तद्भव होते हैं। तो ऑप्शन में हमारा ऐसा कौन सा शब्द है जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं दोस्तों? जीव का जो अर्थ है, जीव का जो शब्द है, ये हम आम बोलचाल में बहुत प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो जीव है हमारा तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विपत जाल में कौन सी संधि है? ठीक है दोस्तों, तो हमने संधि के बारे में आपको बता रखा है दोस्तों। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। ठीक है दोस्तों, बात हमने बता रखी है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है वो क्या होती है दोस्तों? स्वर संधि होती है। और जिसमें दोस्तों स्वर के साथ व्यंजन का, व्यंजन के साथ स्वर का, या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है दोस्तों। ठीक है, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इसका मेल होता है, कौन सी कहलाती है दोस्तों? व्यंजन संधि हमारी यहाँ पर कहलाती है। बात करते हैं विसर्ग की, तो विसर्ग के बारे में हमने बताया है, जहां पर ये 2 विसर्ग दिखाई दें यानी बिंदी दिखाई दें, ये क्या होती हैं? विसर्ग होती हैं। ये जहां भी दिखाई देंगी वहां पे कौन सी संधि होगी दोस्तों? विसर्ग संधि हमारी हो जाएगी। तो देखिए, जो हमने बात की है व्यंजन की, अब तो व्यंजन के साथ चाहे हम स्वर मिला दें, व्यंजन के साथ व्यंजन मिला दें, या स्वर के साथ व्यंजन मिला दें, कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। अब विपत में जो है हमारा जो अंतिम शब्द, अंतिम पद है, ये जो अंतिम वर्ण है ता, वो देखिए क्या है? हमारा व्यंजन है, क्योंकि उसमें हलंत लगा हुआ है तो उससे स्वर की मात्रा निकाल दी गई है। क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन का मेल किससे हो रहा है? अगले वाले शब्द जा से हो रहा है। तो जा भी क्या है दोस्तों? व्यंजन है। तो जहां पर व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है वहां पे कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है दोस्तों, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, हमें इस नहीं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यह जो है अगर हम इसका ध्यान नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत करवा देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है द्विज, दूसरा है खग, तीसरा है पंथी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों बिहग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पंथी है ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पंथी हमारे पक्षी का पर्यायवाची दोस्तों नहीं होता है। अभी बात करते हैं पंथी। पंथी जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है तो किसका पर्यायवाची होता है? तो पंथी हम कहते हैं दोस्तों राहगीर। ठीक है दोस्तों, राहगीर या फिर राही। जो राहगीर या राही होता है उसका पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? पंथी होता है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से निश्चल शब्द का विलोम क्या होगा? तो निश्चल शब्द का विलोम देखना है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है अचल, दूसरा है अंचल, तीसरा है विकर्ष और चौथा है चंचल। तो दोस्तों निश्चल जो शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है दोस्तों? चंचल होता है। क्या होता है दोस्तों? चंचल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ठीक है दोस्तों, तो हमें शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। देखते हैं पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। दूसरा है वह दंड देने योग्य है। तीसरा है वह सोमवार को आएगा। चौथा है इसकी कमीज नई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। वह दंड देने योग्य है, ये जो वाक्य है दोस्तों सही नहीं है। इसका जो सही वाक्य होता है दोस्तों वो क्या होता है? यहाँ पर देने जो है अनुपयुक्त शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। देने का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए था दोस्तों। तो वह दंड देने योग्य है, ये वाक्य जो है हमारा दोस्तों अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अधोलिखित यानी नीचे लिखे हुए जो हमारे ऑप्शंस हैं दोस्तों, इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए पहला ऑप्शन है बारात, दूसरा है बरीक, तीसरा है बाजार और चौथा है दोस्तों कालिदास। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन हमें करना है दोस्तों। देखिए बारात, बारात नहीं होता है दोस्तों, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है बारात। ठीक है दोस्तों, बारात। बरीक, बरीक नहीं होता दोस्तों, बारीक होता है, बारीक।
ठीक दोस्तों। कालिदास, कालिदास नहीं होता है दोस्तों, कालिदास पे जो है ला पे छोटी की मात्रा आती है दोस्तों, तब ये शुद्ध वर्तनी बनती है। तो ये जो तीन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये जो चारों वो तीन ऑप्शन है ये हमारे गलत हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाजार। बाजार जो है हमारा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शहद लगाकर चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, शहद लगाकर चाटना मुहावरे का सही अर्थ होता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पसंदीदा होना, दूसरा ऑप्शन है बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीसरा ऑप्शन है कीमती होना, चौथा ऑप्शन है दोस्तों व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ठीक है दोस्तों, व्यर्थ लेकर बैठे रहना। तो ये जो शहद लगाकर चाटना होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, किताबों में बहुत बार दिया भी होता है। तो शहद लगाकर चाटना जो मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों, वो है हमारा व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ठीक है दोस्तों, किसी चीज को हम बेकार में लेकर बैठे रहते हैं तो उसका जो हमें लोकोक्ति सुनने को मिलती है वो कह देते हैं शहद लगाकर चाट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थे हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने उत्तराखंड क्लर्क में जो आने वाले हिंदी के क्वेश्चंस हैं उन्हीं से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है, और उसी प्रारूप के आधार पर हमने सब क्वेश्चंस को लिया है और उनको सोल्व करके देखा है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो के जो सेट के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लगाकर आपको बहुत ज्यादा इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि जो आपका पेपर है उसमें हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं और किस प्रकार से उसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और की जो लोकोक्तियां हैं और शब्द हैं उनका जो है प्रश्न उनके रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो में।